यस फ्रेंड्स, दोस्तों, अब ये हिंदी वर्जन है प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर हिंदी वर्जन में भी कुछ बात करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो लोकल एरिया से आते हैं, मीन्स जिनकी मदर टंग हिंदी है, वो इंग्लिश पूरी तरह नहीं समझ पाते, तो उनको सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए हमने हिंदी वर्जन भी रखा हुआ है ना। अब ये प्रोबेबिलिटी क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है जो सभी कोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर कोर्स में आता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। कोई भी ऐसा मैं देखता हूँ एग्जामिनेशन नहीं है आजकल, और कोई ऐसा फील्ड नहीं है पॉलिटिक्स से लेकर के सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, राइट, साइंस, एवरी डे जितने भी कन्वर्सेशन होता है आजकल सभी प्रोबेबिलिटी से बेस्ड होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबल चांस, क्या चांस है आपके जीतने का, क्या चांस है आपके पास होने का, कितने परसेंटेज चांस हैं आपके जीतने के। ये जो चांस में भी ऐसा हो सकता है, बारिश हो सकती है, कल बारिश नहीं हो सकती है, पर ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको हम प्रोबेबिलिटी की वो है डेफिनेशन प्रॉपर। आई मीन ये सभी जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं। जहाँ तक प्रोबेबिलिटी का सवाल होता है कैसे निकालते हैं, क्या मैथमेटिकल इसका वो है, आई मीन सब्जेक्ट मैथमेटिकल कैसे है, ये किस तरह मैथमेटिक्स से निकालते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और स्टैटिस्टिक्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आजकल रिसर्च स्टडीज़ में मोस्टली जितने स्टूडेंट्स हैं, इवन पॉलिटिकल रिसर्च, एवरी काइंड ऑफ रिसर्च, जितने भी इलेक्शन के टाइम पर तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। आजकल भाई एग्जिट पोल आते हैं, कितने परसेंटेज चांस हैं इस परसेंट के, कितने वोट पड़ते हैं, कितना परसेंटेज है, टोटल वोट कितने हैं, इसके परसेंट कितने हैं, दूसरे परसेंट कितने हैं। इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी निकाल के उसकी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई इतना इसका हो सकता है, क्योंकि बेस्ड ऑन रिसर्च जितना डेटा आपको मिला है उस डेटा में से टोटल डेटा इतना, उसमें से इतने परसेंटेज को मिलते हैं, इतने परसेंटेज के चांसेस हैं। इस तरह से आप चांसेस निकालते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तो आजकल हर सब्जेक्ट में होती है। सुबह से लेकर शाम तक आप बात करेंगे प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबल सिचुएशन नाउअडेज, ठीक है। इस तरह से बात करते हैं क्या क्या सिचुएशन है भाई, आजकल क्या हो रहा है, क्या आपके जीतने के चांसेस हैं, वो कितने परसेंटेज मार्क्स के पास होगा, उसके चांसेस क्या हैं फ्यूचर में आने के लिए। तो फ्यूचर इवेंट, प्रेजेंट इवेंट जितने भी हैं सभी के बारे में हम इसी पर बेस्ड बातें करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हुई, मोस्टली मिड 16th सेंचुरी 1565 एट्सेट्रा, तब से स्टार्ट हुई मैथमेटिकल फॉर्म में इसका आने के लिए। उसके मैंने नेम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन लिखे हुए, उनको मैं प्रोनाउंस करता हूँ, सभी के बारे में बताता हूँ थोड़ा बहुत इंगेज करके। तो आप जिससे आपको जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं या प्रोबेबिलिटी में रिसर्च करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च करते हैं, तो उनको मालूम पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है ये मैथमेटिकल फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में मोस्टली स्टार्ट हुआ। उससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो अभी हुआ 90s में, 1933 के बाद में। 1933 में जो फोर्थ टाइप की वो है, फोर्थ अप्रोच है डेफिनेशन की प्रोबेबिलिटी की, वो स्टार्ट हुई थी। लेकिन उससे पहले 3 हो चुकी थी पहले से, उनके बारे में बताऊंगा क्या अप्रोच है। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी किस तरह से आती है, किन 4 बेसिस पर बेस्ड है। देयर आर बेसिकली 3 अप्रोचेस, लेकिन चौथी भी है। 3 अप्रोच जो है वो ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। सब्जेक्टिव अप्रोच के बारे में लोग बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव अप्रोच भी होती है, क्योंकि वो उस पर बेस्ड प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो लोगों का पर्सनल सब्जेक्ट मतलब पर्सनल जो व्यूज़ हैं आपके किसी चीज़ के बारे में, उसका क्या परसेंटेज है, किस तरह से आप उसको, जैसे टीचर्स के केस में होता है स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप कैसा है, वो जो सब्जेक्टिव अप्रोच है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की या प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने की, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो 4 अप्रोचेस हैं डेफिनेशन की, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया हुआ है इसमें ना। फर्स्ट क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन कि डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की डिफाइन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ दीज अप्रोचेस। तो 4 अप्रोचेस हैं, उन 4 अप्रोचेस को किस साइंटिस्ट ने, किस मैथमेटिशियन ने दिया, कब दिया, किस ईयर में कौन सी आई, ये चारों जो बेसिस हैं। ओल्डेस्ट जो फॉर्म है वो कौन सी है और लेटेस्ट कौन सी फॉर्म है, इसके बारे में सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कंट्रीब्यूटर्स, जितने कंट्रीब्यूटर्स हैं मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट, उनके बारे में लेट मी डिस्कस अबाउट। फर्स्ट, ये जो टोटल 12 हमने नाम लिखे हुए हैं, है ना, टोटल 12 नेम्स हैं। 12 में 1-2 डबल भी हैं, तो इस तरह से 13-14 नेम्स हो जाते हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन था 2 इटालियन मैथमेटिशियंस हुए, इटली से रहने वाले, और इटालियन, ठीक, इटालियंस के नेम्स जो हैं। उसके बाद में फिर फ्रेंच मैथमेटिशियंस आ गए। तो सबसे पहले
इन लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा सोचा कि भाई ये सब्जेक्ट भी हो सकता है। अदरवाइज वैसे तो ये सब्जेक्ट टाइम इमेमोरियल, जब से बर्थ होती है आदमी की, जब से ह्यूमन बींग्स स्टार्ट हुए हैं, तब से लोगों के माइंड में ये बातें होती थी, भाई इसके चांसेस क्या हैं, मेरे चांसेस क्या हो सकते हैं, अगर मैं इस चीज़ में एंगेज होता हूँ मैं क्या इसमें जीत सकता हूँ, क्या फ्यूचर प्रोबेबिलिटी है, मतलब फ्यूचर चांसेस क्या है मेरे जीतने के। इस तरह से हर कोई मेंटली सोच सकता है इस बातों को, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कब से इंगेज किया, अलग से मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट बना दिया। स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों ही, बिना प्रोबेबिलिटी के स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में अदर्स टॉपिक्स हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी इज द मस्ट, ठीक है। इसलिए प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म में कब से स्टार्ट हुई उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन कंट्रीब्यूटर्स थे इस केस में। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है गेरोलैम्बो कार्डानेलो। गेरोलैम्बो कार्डानेलो, राइट, कार्डानेलो। ये कब इनका वो है टाइमिंग, 1501 to 76, 1501 से लेकर 1576 तक इनका पीरियड रहा। इस पीरियड में रहे गेरोलैम्बो कार्डानेलो, ठीक है, इटालियन मैथमेटिशियन थे एंड इटालियन मैथमेटिशियन। ही रोट ए बुक गेम्स ऑफ चांस, है ना, किस तरह से प्लेइंग कार्ड्स का यूज करते हैं, उस पर जो गेमिंग चांसेस होते थे मोस्टली प्लेइंग कार्ड से यूज करते थे, प्लेइंग कार्ड से गेम खेलते हैं, ठीक है। तो गेम ऑफ चांस जो होता था, जिसे हाँ एक सेलेक्ट किया आपने कार्ड यानी प्लेइंग कार्ड से, उसके चांसेस क्या है, वो क्या हो सकता है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो सबसे गेम ऑफ चांस के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं। टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, थ्रोइंग ऑफ ए डाई और डाइस, थ्रोइंग ऑफ ए डाइस, ठीक है ना, थ्रोइंग ऑफ ए डाई और टॉसिंग ऑफ ए कॉइन एंड प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, सिलेक्शन ऑफ ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, राइट। पैक ऑफ कार्ड्स में से एक कार्ड आपने सेलेक्ट किया, उसके चांसेस क्या है, वो क्या हो सकता है, ब्लैक कार्ड हो सकता है, रेड कार्ड हो सकता है, या उसका जो डिफरेंट काइंड होती हैं, है ना। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आएंगे काफी ऐसे, जब आएगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस टाइप के पेपर्स होते हैं, किस टाइप के प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो ये गेम्स ऑफ चांस, मोस्टली जो गेम्स ऑफ चांस थे उनके ऊपर उन्होंने बुक लिखी, क्या, गेम्स ऑफ चांस, ये इसका नाम था गेम्स ऑफ चांस। तो गेम्स ऑफ चांस से स्टार्ट होकर सबसे पहले गेरोलैम्बो कार्डानेलो ने 1501 और 1576 के बीच में इनका टाइमिंग था। और लेकिन इन्होंने जो बुक लिखी थी ये गेम्स ऑफ चांस, ये उनके टाइम पर पब्लिश नहीं हो पाई। 1663 में लगभग 84-85 ईयर्स के बाद में जब ये ख़त्म हो चुके थे, डेथ हो गई इनकी, उसके बाद में पोस्ट एरा, मतलब पोस्ट एरा में हुआ, पोस्ट डेथ एरा में इनका जो पीरियड ख़त्म हो गया, और कहाँ 1576 और कहाँ 1663, हाँ 76 24 ईयर्स वो और 63 ईयर्स ये लगभग 90 के आसपास पहुँच गए। तो 85-86 ईयर्स, 87 ईयर्स के आसपास उसके बाद में इनकी पब्लिश हुई है बुक। तब लोगों ने थोड़ा सा उसमें, और भी लोग जितने भी इनके स्टूडेंट्स वगैरह थे डिसाइपल्स, उन्होंने उनको बुक को पब्लिश किया, उनकी इंगेजमेंट स्टार्ट हुई। सेकंड जो नेम था इन इटालियन पर्सन, ही वाज गैलीलियो, वेरी फेमस पर्सन, गैलीलियो थ्योर, सो मच फेमस पर्सन गैलीलियो, 1564 to 1642। नेचुरली जब इन्होंने 1663 में बुक पब्लिश की, यानी इसके बाद, इनके बाद भी वो बुक पब्लिश हुई उनकी। तो ये इनका काफ़ी पीरियड रहा गैलीलियो का, वो ये थे 1564 से लेकर 1642 तक। इनका भी कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स इज मच कंट्रीब्यूट, आई मीन मच एप्रिशिएटेड। और क्या वर्ड था, इटालियन मैथमेटिशियन, ये भी हिज वर्क मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ डाइस, उन्होंने पूरा डाइस के ऊपर ही मैथमेटिकल थ्योरी लिख दिया। मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव फॉर्म में डाइस के बारे में डिस्कस करना, 1-6 ऐसे 1 से लेकर 6 नंबर कैसे डायल करते हैं, क्या इनकी कैसे उनको नेम करते हैं, 1 से लेकर 6 तक क्या चांसेस होते हैं। तो गेमिंग जो थ्योरी थी उन्होंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा सा स्टार्ट किया, मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखना। तो ये मैथमेटिकल, दिस हिज वर्क वाज मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ डाइस। गैलीलियो ने ये बुक लिखी और इस बुक से इन्होंने काफ़ी स्टडी भी किया। तो ये दोनों मैथमेटिशियंस कहाँ से थे, इटली से, ये वर इटालियंस। एंड इन्होंने सबसे पहला इनका इस सब्जेक्ट के बारे में सोचने का आइडिया आया, ठीक है। वैसे सब्जेक्ट तो बहुत टाइम में उससे था, मैथमेटिक्स का पार्ट है, पहले से गेम ऑफ चांस वगैरह और अलग से चीज़ें स्टडी करते होंगे, लेकिन अलग से एक सब्जेक्ट बनाना प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स को, ये इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया।
अभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो 1940 में हो गया, लेकिन इससे पहले 16th में अभी तो कोई वर्ल्ड वॉर हुआ ही नहीं, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये सब्जेक्ट अच्छी तरह पब्लिश हो गया, उससे पहले ये चीज़ें बातें होती रहीं, बुक्स लिखी जा रही। मिड 16th सेंचुरी 1564 से लेके 1642 तक है, ये इनका पीरियड था। इस पीरियड में इन दोनों ने 1564 गैलीलियो का पीरियड 1564 से लेकर 1642, तो 1642 एंड 1663 में ये बुक पहले वाली पब्लिश हुई उनकी। 1663 में आफ्टर हिज डेथ ये जो बुक पहली वाली गेम्स ऑफ चांस जो था, है ना, गेम्स ऑफ चांस पहली वाली बुक स्टार्ट हुई। इन्होंने गैलीलियो ने लिखी बुक मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ डाइस। ये दोनों इटालियन मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसके अंदर। देन आते हैं बी पास्कल, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, 1623 से लेकर 62 तक रहे। बी पास्कल ने काफ़ी स्टडी किया इस सब्जेक्ट के अंदर ही, और ये दोनों पियरी डी फॉर्मेट एंड बी पास्कल, ये दोनों ही फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने भी काफ़ी मैथमेटिकल फॉर्म लाने की कोशिश की, प्रोबेबिलिटी को और स्टैटिस्टिक्स को मैथमेटिकल फॉर्म देने का, एक अलग से सब्जेक्ट बनाने का उन्होंने काफ़ी कोशिश किया। और ये फ्रेंच मैथमेटिशियन दोनों ही थे, तो दोनों का सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का इनका भी सबसे ज़्यादा, जो इनका लिटिल कंट्रीब्यूशन, इनका उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ। उन्होंने उसको और ज़्यादा सब्जेक्ट में फॉर्म करने की कोशिश की, ठीक है, स्टडी की। इनके कंट्रीब्यूशन आप पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और क्या कंट्रीब्यूशन था पीरियडी फॉर्मेट का, लेकिन इन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स वगैरह स्टार्ट की, ठीक है। इनके बारे में जैसे कोई टॉपिक आएगा डिस्कस करेंगे क्या कंट्रीब्यूशन करा था। लेकिन रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक होता है, जैसे हमने मैनेजमेंट में देखा है, कुछ स्टूडेंट्स दे वांट टू स्टडी अबाउट ऑल दीज मैथमेटिशियंस, क्या कंट्रीब्यूशन था। मैं इन सब का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि जितने भी मैथमेटिक्स ने कंट्रीब्यूशन किया, whosoever has contributed in the field of mathematics, मैं उनके बारे में जरूर बताता हूँ, ठीक है। इसलिए आपको एक रिसर्च पॉइंट दे दिया कि आप इनके बारे में जान सकते हैं इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स, कहीं भी सब्जेक्ट होता है। बस ये स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये सब्जेक्ट बना सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी की कहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो जो मैथमेटिकल जैसे मैनेजमेंट स्टूडेंट होते हैं, दे आर गोइंग प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, और उनका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है मैथमेटिकल फॉर्म, तो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये हम देते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन, बी पास्कल हमने बताया फ्रेंच मैथमेटिशियन, और दूसरे पियरी डी फॉर्मेट, ये भी दोनों फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इनका कंट्रीब्यूशन भी सबसे अच्छा, मतलब मैथमेटिक्स फॉर्म में इन्होंने और ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, फर्दर स्टडी को बढ़ाया। 1623 से 62 तक बी पास्कल रहे, एंड पियरी डी फॉर्मेट 1601 से लेकर 1665 तक रहे, फ्रेंच मैथमेटिशियन दोनों हैं, एंड दोनों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका भी। नहीं, मैथमेटिकल फॉर्म को फर्दर फॉर्मेट करना, प्रोबेबिलिटी के बारे में फर्दर स्टडी किया, गेम्स ऑफ चांस के बारे में स्टडी कर रहे हैं अभी, मीन्स प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, है ना, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, एक बार टॉस किया, दो बार टॉस किया, तीन बार टॉस किया तो क्या होगा, उसके चांसेस क्या होते हैं, फिर कैसे चांसेस निकालते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये सभी अभी मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, सभी ने स्टडी किया। तो ये हो गया 4 तक। अब आते हैं जैकुस बर्नौली, वेरी फेमस नेम जे बर्नौली, और जैकुस बर्नौली 1654 से 1705, ये स्विस मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन। ही वर्कड फॉर इट और इन दिस फील्ड फॉर 20 years, अबाउट 2 decades, है ना, 2 decades तक मैंने काम किया। ही वर्कड इन इट और इन दिस फील्ड for 2 decades, right? इनकी एक्सटेंसिव स्टडी इन द सेम फील्ड 20 years के लिए वो इन्होंने काफ़ी स्टडी, more than 20 years, तो एक्सटेंसिव स्टडी फॉर द सब्जेक्ट, इस प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने काफ़ी स्टडी किया। नाम क्या था इनका? जैकुस बर्नौली। बर्नौलीज थ्योरम बहुत ज़्यादा फेमस है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बर्नौली के बारे में। तो इनका टाइम भी 1654 to 1705 तक आ गया, मतलब मिड 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ लगभग, ठीक है, क्योंकि 1663 में जब पहली बुक पब्लिश हुई गेम्स ऑफ चांस, राइट, इटालियन मैथमेटिक्स की, तब से स्टार्टिंग थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लाने की कोशिश की गई, प्रोबेबिलिटी को अलग से बनाने की कोशिश की जाने लगी, ठीक है। अब ये आते हैं सब। देन जैकुस बर्नौली एंड डी मोइबर,
and De Moivre's theorem, for example, Bernoulli's theorem, De Moivre's theorem, these two people were very much famous for. They were Swiss mathematician Bernoulli and De Moivre. The Doctrine of Chances, इनकी बुक क्या थी, De Moivre वाली, De Moivre, The Doctrine of Chances, published in 1718 में इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, The Doctrine of Chances, published in 1718 by De Moivre. De Moivre's theorem, इनका कंट्रीब्यूशन फेमस, जैकुस बर्नौली, इन्होंने तो काफ़ी स्टडी किया, 2 डिकेड्स तक स्टडी करते रहे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, गेम्स ऑफ चांस कैसे निकालना चाहिए, कैसे फॉर्मेट करते हैं, किस तरह से इनको इंगेज करें, कई बार थ्रो किया, ऐसा कुछ करो, कॉइन, आपको कॉइन को टॉस करना है या डाइस को थ्रो करना है, 1 बार 2 बार 3 बार, कितने चांसेज होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी वगैरह बनती है, डेफिनेशन डिफाइन करना है इनको मैथमेटिकल फॉर्म में, इनकी फर्दर स्टडी होती थी। ठीक है, आप इसके बारे में और स्टडी करेंगे। देन डॉक्ट्राइन ऑफ चांसेस, पब्लिश्ड इन 1718 हो गया। देन थॉमस बेज, जो बेज थ्योरम पढ़ेंगे अभी, बेज थ्योरम, कंडीशन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, डिपेंडेंट वो है, डिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं उन पर बेस्ड है बेज थ्योरम, जो कि हम अभी इसी लेक्चर सीरीज, इसके बाद 2-3 लेक्चर सीरीज के बाद में बेज थ्योरम पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिससे कि आपको बेज थ्योरम के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज हो जाए, है ना। तो ये जो बेज थ्योरम है, थॉमस बेज, वेरी फेमस 7th पर्सन, थॉमस बेज, इन्होंने इनवर्स प्रोबेबिलिटी डिफाइन की। व्हाट इज इनवर्स प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का जस्ट रिवर्स प्रोबेबिलिटी, देन इनवर्स प्रोबेबिलिटी। इनवर्स प्रोबेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज़्यादा फेमस है, और इन्होंने बेस जो थ्योरम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने बताया अभी, गेव इनवर्स प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, बेस गेव, थॉमस बेज, हिज नेम वाज थॉमस बेज। थॉमस बेज गेव इनवर्स प्रोबेबिलिटी, ही डिफाइंड व्हाट इज इनवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपना काम किया। तो ये कौन थे? थॉमस बेज। थॉमस बेज हो गया, डे मोइवर हम स्टडी कर चुके हैं। पियरी सिमोन लाप्लास, अब लाप्लास आते हैं। पियरी सिमोन लाप्लास, ये नंबर 1 पर्सन है इनका मेंशन करना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्लासिकल अप्रोच जो प्रोबेबिलिटी की होती है इन्होंने दी। क्लासिकल अप्रोच है ना, क्लासिकल अप्रोच जिसे कहते हैं क्लासिकल अप्रोच और प्रायोरी अप्रोच। व्हाट इज प्रायोरी अप्रोच? क्लासिकल अप्रोच ओल्डेस्ट डेफिनेशन रहेगी प्रोबेबिलिटी की, इन्होंने दिया लाप्लास, पियरी और पीएस लाप्लास, पियरी सिमोन लाप्लास, इनका नाम था पियरी सिमोन लाप्लास। तो इनका जो पीरियड था 1749 से 1827 तक, पियरी सिमोन लाप्लास, इन लाप्लास ने क्लासिकल अप्रोच प्रोबेबिलिटी की दी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन में हम दिया हुआ पहले ही क्लासिकल अप्रोच है ना, प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करिए क्लासिकल अप्रोच से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये दिया किसने? पियरी सिमोन लाप्लास, वेरी फेमस पर्सन, 8th नंबर इनका आता है। और 8th नंबर पर 1749 से लेके 1827 इनका पीरियड था, 1827 तक। ये पब्लिश्ड हिज मोन्यूमेंटल वर्क, इनका मोन्यूमेंटल बुक क्या थी और वर्क क्या था? थ्योरी ऑफ एनालिटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ एनालिटिकल प्रोबेबिलिटी, बेसिकली प्रोबेबिलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है। इन्होंने जो क्लासिकल अप्रोच दी है बहुत ही फेमस है ना। पब्लिश्ड हिज थ्योरी ऑफ एनालिटिकल प्रोबेबिलिटी, गेव क्लासिकल अप्रोच, वेरी फेमस। तो क्लासिकल अप्रोच इन्होंने दिया, ठीक है ना। क्लासिकल अप्रोच को देने वाले लाप्लास थे, क्योंकि इनकी वजह से ओल्डेस्ट डेफिनेशन जो प्रोबेबिलिटी की वो यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या होती है ओल्डेस्ट डेफिनेशन? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होती है? बराबर होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और नीचे डिनोमिनेटर में आता है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, है। जितने भी पॉसिबल इक्वली लाइकली केसेस होते हैं सभी, उन सब का नंबर नीचे रखते हैं, उन पर रखते हैं फेवरेबल केसेस का। जिस इवेंट को आप निकालें उस इवेंट से रिलेटेड जितनी फेवर में पॉसिबिलिटीज़ हैं या इवेंट्स हैं या सैम्पल पॉइंट्स हैं, उनका नंबर ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ रखते हैं। ये जो डेफिनेशन है क्लासिकल डेफिनेशन, ये इन्होंने दी, है ना, पियरी सिमोन लाप्लास ने, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो यहाँ से ओल्डेस्ट डेफिनेशन स्टार्ट होती है।
प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, ये रहे। तो ही गेव क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की कहाँ से दिखानी होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। अब आते हैं 9th नंबर, ए मार्को, ये रशियन मैथमेटिशियन थे ए मार्को, इन्होंने सेकंड जो वो है सॉरी 4th वन, आप इसको जो ए मार्को है, ए मार्को, अभी मैंने फर्स्ट वाली बात की है वो क्लासिकल डेफिनेशन थी, ए मार्को और ए एन काल्मोगोरोव, है ना, काल्मोगोरोव, ए एन काल्मोगोरोव एंड ए मार्को, ये दोनों रशियन मैथमेटिशियंस थे। ए मार्को का पीरियड था 1856 से लेकर 1922 तक, 1922, और ए एन काल्मोगोरोव, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने दिया कौन सी अप्रोच, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच, इन्होंने दोनों ने मिलकर, और मोस्टली ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था ए एन काल्मोगोरोव का। इन्होंने 1933 में जो थर्ड वाली अप्रोच है, थर्ड अप्रोच मतलब मोस्टली फोर्थ लास्ट में ही आती है, ये एक्जियोमेट्रिक अप्रोच लास्ट वाली अप्रोच है, फोर्थ वन 1933 में लेटेस्ट ये थी। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड जो एक्जियोमेट्रिक वो है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये 3 एक्जियम्स होती हैं, एक्जियोम्स और थ्योरम्स और पोस्टुलेट्स होती हैं, एजम्पशन होते हैं, उन पर बेस्ड इनकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन थी। किन्होंने दी, काल्मोगोरोव, ए एन काल्मोगोरोव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितनी भी अभी तक वो प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 3 टाइप की जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की अप्रोचेस, कौन सी अप्रोचेस, क्लासिकल अप्रोच, सेकेंड नंबर बाद में आएगी एम्पायरिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना, एक्सपेरिमेंटल और एम्पायरिकल और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड फ्रीक्वेंसी अप्रोच। ये जो सेकंड नंबर है एम्पायरिकल और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड अप्रोच, इनको देने वाले हैं, ये जो दिया था R.A. फिशर एंड बॉन मिसेस ने दिया था, R.A. फिशर एंड बॉन मिसेस इंट्रोड्यूस एम्पायरिकल अप्रोच, R.A. फिशर एंड बॉन मिसेस ने 1926 में, 1926 इंट्रोड्यूस एम्पायरिकल अप्रोच और पोस्टीरियोरी अप्रोच टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन्होंने ये पोस्टीरियोरी अप्रोच और एम्पायरिकल अप्रोच और इन्होंने फ्रीक्वेंसी रिलेटेड अप्रोच, ये इन्होंने दी। सेकंड नंबर अप्रोच है ये एम्पायरिकल अप्रोच, जो डेफिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन में ही, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्लासिकल अप्रोच ओल्डेस्ट वन, सेकंड नंबर एम्पायरिकल अप्रोच, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 3 अप्रोच आती हैं, 3 डेफिनेशन है, 3 थ्योरीज हैं, उन पर बेस्ड डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, और एक सब्जेक्टिव होती है उसके बारे में, तो इस तरह से 4 होती है। ऑब्जेक्टिव 3 है, सब्जेक्टिव 1। सब्जेक्टिव को हम पर्सनलिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं, पर्सनलिस्टिक अप्रोच और सब्जेक्टिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इनको देने वाले फ्रैंक रामसे थे, फ्रैंक रामसे और रैमशे। फ्रैंक रामशे ने सब्जेक्टिव अप्रोच दी, जो कि पर्सनलिस्टिक अप्रोच भी कहलाती है। पर्सनलिस्टिक अप्रोच और सब्जेक्टिव अप्रोच, वो सब्जेक्टिव अप्रोच एक होती है, जिसको हम चौथे नंबर पर, थर्ड नंबर पर रखा हमने, सब्जेक्टिव अप्रोच को थर्ड नंबर पर रखा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 में, थर्ड नंबर सब्जेक्टिव और पर्सनलिस्टिक अप्रोच 1926 में इन्होंने दिया था। क्या नाम था उनका, फ्रैंक डी रामसे। इन्होंने 1926 में वो थर्ड वाली अप्रोच दी, और फोर्थ वाली अप्रोच जो हम बता रहे हैं अभी, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच, ए एन काल्मोगोरोव रशियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया चौथी वाली 1933 में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्जियोमेट्रिक एंड फर्स्ट वाली क्लासिकल अप्रोच, ये दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच वाली जो 2 हैं, जो जैसे वो है एम्पायरिकल अप्रोच पोस्टीरियोरी अप्रोच होती है। पोस्टीरियोरी अप्रोच का मतलब है पास्ट बेस्ड एक्सपीरियंसेस पर, जैसे इंश्योरेंस, जितनी पॉलिसीज हैं इंश्योरेंस की, है ना, इंश्योरेंस पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज जितनी भी हैं, दे आर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। किस पे, क्यों पास्ट एक्सपीरियंस? क्योंकि अगर पास्ट में आपने किसी को लोन दिया, फर्दर उसको फाइनेंशियल अप्रोच देनी है या मदद हेल्प देनी है कि नहीं देनी है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, आपके उन लोगों के साथ में, उस पर बेस्ड, उस एक्सपीरियंस पर बेस्ड
आपकी अप्रोच होती है। इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह जितनी भी होती हैं, बिजनेस जितनी डील्स होती हैं, वो सभी इस डेफिनेशन, एम्पेरिकल डेफिनेशन पर बेस्ड होती हैं, जिसमें इनफाइनाइट स्पेस हो सकता है। सैम्पल स्पेस की जो वो है, आई मीन स्पेस, सैम्पल स्पेस में इवेंट्स, इनफाइनाइट इवेंट्स हो सकते हैं, उनकी फिर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाल के वो निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जब निकालते हैं तो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की a/n वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाल के फ्रीक्वेंसी की इसकी डेफिनेशन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी की, है जो फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होती है। इसको हम फ्रीक्वेंसी रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती है। एक्सपेरिमेंट्स आपने पहले किए हो, इंश्योरेंस वगैरह दी हुए लोगों की, इंश्योरेंस की पॉलिसी मोर्टेलिटी रेट वगैरह निकाल करके आप निकालते हैं, वो पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, इसीलिए इसको पोस्टीरियोरी अप्रोच भी बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, पोस्टीरियोरी अप्रोच। वो देने वाले कौन थे? पोस्टीरियोरी अप्रोच जे R.A. फिशर एंड बॉन मिसेस, इन्होंने एम्पेरिकल अप्रोच दी। एम्पेरिकल अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। R.A. फिशर एंड बॉन माइसिस, ये 11th नंबर पे, इनका नाम मैं ऊपर लिख दूंगा अभी क्योंकि 10 तक से विजुअल है कैमरे के अंदर। तो 11th एंड 12th में से 12th मैंने नाम लिखा है फ्रैंक रामसे। फ्रैंक रामसे 1926 में ये जो सब्जेक्टिव अप्रोच है वो दी है, उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। फ्रैंक रामसे 12th, फ्रैंक रामसे 12th नहीं है, ये 11th नंबर पे या 10th नंबर पे आना चाहिए था इनका नाम, क्योंकि ये सेकंड लास्ट थे। लास्ट वन A.N. कोलमोगोरोव थे, जो कि रशियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 4th अप्रोच दी थी, एंड जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अप्रोच है वो जिसको बोलते हैं एक्जियोमेट्रिक अप्रोच। एक्जियोमेट्रिक अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसकी डेफिनेशन आती है। इस तरह से 12 नेम्स हैं। 11th नंबर R.A. फिशर एंड बॉन माइसिस है, इन्होंने एम्पेरिकल अप्रोच दी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और फ्रैंक रामसे इन 1926 में इन्होंने सब्जेक्टिव अप्रोच और पर्सनलिस्टिक अप्रोच दी मैथमेटिक्स की, इसकी प्रोबेबिलिटी की। इस तरह से ये सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। और ये जो फर्स्ट लेक्चर सीरीज हमारी, इसमें इनके कंट्रीब्यूशंस हैं इन सभी लोगों का। 11th नंबर R.A. फिशर एंड बॉन माइसिस है, बॉन माइसिस इनका नाम मैं ऊपर लिख दूंगा अभी। तो आप फर्स्ट से लेकर के 10th तक तो आपको क्लियर है। A.N. कोलमोगोरोव, इन्होंने लास्ट वाली एक्जियोमेट्रिक अप्रोच दी, डेफिनेशन ऑफ वो, इन सबका कंट्रीब्यूशन है ना, प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने का बहुत ज़्यादा है। सभी के बारे में हम अलग डिस्कस करते हैं। वैसे जब कोई स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, भाई अंडर प्रोजेक्ट बनाते हैं या PhD करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं इनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में। वो ज़्यादा इसमें आपको कंट्रीब्यूशन जानना है कि हु आर द पीपल हु कंट्रीब्यूटेड, इस फील्ड के अंदर किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन की गई, मैथमेटिकल फॉर्म में कब से स्टार्ट हुआ, मिड 16th से स्टार्ट हो गए, 17th, 18th, 19th सेंचुरी, इवन 20th सेंचुरी, 1933 तक इनकी डेफिनेशन होती रही। 1933 मीन्स 20th सेंचुरी में आके फिनिश होता है। उसके बाद में अब फर्दर इसकी स्टडी चल रही है, अब ज़्यादा रिसर्च हो गई क्योंकि अब तो हर फील्ड में प्रोबेबिलिटी की डिमांड हो गई, बढ़ गई। इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी का कंट्रीब्यूशंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, मिड 16 से स्टार्ट होकर के भी आपने देखा कि ये सभी डेफिनेशन, ये जो फ्रैंक रामसे जिन्होंने 1926 में सब्जेक्टिव अप्रोच और पर्सनलिस्टिक अप्रोच दी, मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। थर्ड वन सब्जेक्टिव और पर्सनलिस्टिक अप्रोच 1926 में इन्होंने दिया था फ्रैंक रामसे ने। 12th नंबर हमने फ्रैंक रामसे 12th में लिखा, लेकिन इनको 10th में होना चाहिए था, 10th नंबर पर, और 11th में होना चाहिए क्योंकि A.N. कोलमोगोरोव बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था इनका नाम, अदरवाइज ये सबसे लास्ट में आती है कि A.N. कोलमोगोरोव जो रशियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने 4th अप्रोच एक्जियोमेट्रिक अप्रोच दी थी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने के लिए इन्होंने चौथी वाली अप्रोच है वो दी है, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, इस तरह से इन सब के बारे में कंट्रीब्यूटर्स हैं ये इन द फील्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, इनके बारे में डिस्कस किया हमने। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझेंगे इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। अगर इनके बारे में पूछते हैं कि हु वाज द स्टार्टर ऑफ और हु इनिशिएटेड क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल अप्रोच, एम्पेरिकल अप्रोच, एंड तीसरी नंबर पर सब्जेक्टिव अप्रोच और पर्सनलिस्टिक अप्रोच, एंड चौथी वाली एक्जियोमेट्रिक अप्रोच। 4 अप्रोच होती हैं प्रोबेबिलिटी